साथियों, आप देख रहे हैं ई साइंस एंड कॉम क्लासेस और आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। पिछली क्लास में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था माउथ के बारे में, आपके श्वास नली, काकलज, ग्रैशनी और आमाशय, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था यहाँ पे और हम यहाँ तक पहुँच गए थे आमाशय के बारे में। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो यकृत के बारे में, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय जो होता है उसके बारे में, छोटी आंत, बड़ी आंत इसके बारे में, मलाशय, एनेक्स, अपेंडिक्स इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक होता है ग्रहणी, दूसरा होता है आपका अग्र क्षुद्रांत, ठीक है, अग्र क्षुद्रांत, और तीसरा होता है आपका पश्च क्षुद्रांत, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डाउनेम। इसका जो आकार होता है वो सी टाइप का आकार होता है, यानी कि इस टाइप का आकार होता है। आई बात समझ में? और जो ग्रहणी है वो आमाशय में खुलती है। कहाँ खुलती है? आमाशय में। कहाँ में खुलती है? यानी कि जो छोटी आंत होती है वो, जैसे आमाशय ये है और यहीं से छोटी आंत का जो कनेक्शन होता है, कहने का मतलब ये है छोटी आंत का जो कनेक्शन होता है वो कहाँ से होता है? आमाशय से होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। सबसे ज़्यादा जो पाचन होता है, सबसे ज़्यादा पाचन होता है। क्वेश्चन पूछते हैं कि मनुष्य में सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ पे होता है, तो सबसे ज़्यादा पाचन ग्रहणी में होता है, और ग्रहणी किस में होती है? छोटी आंत में। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पाचन होता है वो ग्रहणी के, और छोटी आंत के ग्रहणी में सबसे ज़्यादा पाचन होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। और इसमें हम जो छोटी आंत होती है इसकी जो लंबाई होती है वो बड़ी आंत से, बड़ी जो आंत होती है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, और इसको हम बोलते हैं स्मॉल। इसको क्या बोलते हैं हम? स्मॉल इंटेस्टाइन। बात क्लियर हो गई अपनी। जो बड़ी आंत होती है इससे छोटी जो आंत होती है इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, मतलब छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है बड़ी आंत से। क्लियर हो गया बात। और बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो कम होती है, लंबाई, ठीक है ना। फिर इसको छोटी आंत क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो व्यास होता है, व्यास जो होता है वो बड़ी आंत से कम होता है। बात क्लियर हो गई इतनी। अब हम अगला पढ़ेंगे अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय में एक अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है, और जो इंसुलिन हार्मोन्स का स्त्रावण करती है। इंसुलिन हार्मोन्स का स्त्रावण करती है। कौन करती है? अग्नाशय ग्रंथि, जो कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में पाई जाती है। इंसुलिन हार्मोन्स का स्त्रावण करती है। इंसुलिन हार्मोन्स क्या काम करता है? इंसुलिन हार्मोन्स रक्त में उपस्थित ग्लूकोज और शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है। शर्करा की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रण करता है। कौन करता है नियंत्रण? आपका इंसुलिन हार्मोन। अगर इंसुलिन हार्मोन्स की कम हो जाता है, यानी इंसुलिन हार्मोन यदि कम हो जाए तो क्या होगा? तो मधुमेह बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? मधुमेह को हम बोल सकते हैं डायबिटीज़, या इसे हम बोल सकते हैं शुगर की बीमारी हो जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसमें जो आपके एंजाइम पाए जाते हैं, यानी कि जो अग्नाशय होता है इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट
का जो पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करता है? वसा का पाचन करता है आपका लाइपेज। लाइपेज जो एंजाइम होता है वसा का पाचन करता है। इसी प्रकार प्रोटीन का जो पाचन होता है वो प्रोटीएज एंजाइम होता है, वो प्रोटीन का पाचन करता है। इसी प्रकार न्यूक्लिक अम्ल इसका जो पाचन होता है वो कौन करता है? न्यूक्लियस। ठीक है। ये आपके जो अग्नाशय में हार्मोन्स पाया जाता है जिसे हम इंसुलिन हार्मोन्स बोलते हैं। ये क्या करता है? ये आपके रक्त में उपस्थित ग्लूकोज और शर्करा को नियंत्रित करता है। कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन्स। अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है तो क्या इस पर नियंत्रण नहीं हो पाता है, इससे मधुमेह बीमारी यानी डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। अब हम बात करेंगे यकृत की। तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? आपका यकृत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीवर बोलते हैं। इसका जो भार होता है 1.2 से लेकर 1.5 kg तक होता है। ठीक है ना। इसमें 2 लोब्स होते हैं। क्या होते हैं? लोब्स, जिनको क्या बोलते हैं? हेपेटिक लोब्स जो हेपेटिक्स लोब्स होते हैं वही संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है किसकी? यकृत की। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात कर रहे हैं यकृत की जो कोशिकाएं रहती हैं उसमें एक रस निकलता है जिसे हम बोलते हैं पित्त रस। इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस। ठीक है ना। यकृत की कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं से एक रस निकलता है जिसे हम बोलते हैं पित्तरस या बाइल जूस। जो बाइल जूस निकलता है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है जिसे हम बोलते हैं पित्ताशय। पित्ताशय में जाके क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है? पित्तरस। ठीक है ना। पित्ताशय जो होता है वो हरे रंग की थैली जैसी होती है। हरे रंग की थैली होती है पित्ताशय। ठीक है ना। अगर हम बात करें पित्ताशय की तो आपके चूहे, ऊँट और घोड़े में ये पित्ताशय नहीं पाया जाता है। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई अपनी। अगर हम बात करें पित्ताशय की यानी कि पित्तरस की, इसका जो pH मान होता है 7.7 होता है। ठीक है ना। इसका जो रंग होता है हल्का पीला रंग होता है। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। पित्ताशय में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। पित्ताशय में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। जो पित्ताशय होता है पित्तरस का स्त्रावण करता है लगभग एक दिन में 700 ml से लेकर 1000 ml तक पित्तरस का स्त्रावण करता है। जो स्त्रावण होता है, जो पित्ताशय में जो पित्तरस होता है, पित्ताशय से निकल के कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है? छोटी आंत की ग्रहणी में जाके इकट्ठा हो जाता है। ग्रहणी में जाके स्त्रावण हो जाता है, ग्रहणी में जाके पहुँच जाता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ से स्त्रावण तो होके ग्रहणी में जाके पहुँच जाता है जो कि छोटी आंत में पाई जाती है। क्लियर हो गया? पित्तरस वसा का पायसीकरण करता है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको?
इतनी बात यहाँ से तो कोई किसी को दिक्कत नहीं आ रही। इसमें यकृत में क्या होता है, यकृत में दो वर्णक पाए जाते हैं। एक होता है आपका बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, एक होता है बिलिवर्डिन। इसका रंग पीला होता है, इसका रंग पीला होता है और इसका रंग हरा होता है। ठीक है ना। अगर यकृत खराब हो जाता है, अगर यकृत खराब हो जाता है तो पीलिया नामक रोग हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में जॉइंडिस। क्या हो जाता है? जॉइंडिस हो जाता है। ठीक है ना। जो यकृत होता है, यकृत आपकी मानव शरीर में जैविक रासायनिक फैक्ट्री होती है। यकृत जो होता है मानव शरीर की जैविक रासायनिक फैक्ट्री होती है। ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। बात कर रहे हैं जीव की, जीव के बारे में चर्चा कर लें। जीव के बारे में चर्चा नहीं करी। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, यह एक पेशी संरचना होती है। यह पेशीय संरचना होती है, जो एक संवेदी अंग है, जो एक संवेदी यानी कि सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है। इस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती है जिससे हम स्वाद लेते हैं। ठीक है ना। तो इसमें स्वाद कलिकाएं होती है जिससे हम स्वाद लेते हैं। इसका जो पिछला भाग होता है, इसका जो पिछला भाग होता है जीव का पिछला भाग जो होता है वो हायोइड बॉन से जुड़ा रहता है। कौन सी बॉन से जुड़ा होता है? हायोइड बॉन होती है, हड्डी होती है, उससे जुड़ा रहता है जीव का पिछला भाग। तो ये जीव के बारे में समझ में आ गई। जीव एक पेशी संरचना होती है जो कि एक संवेदी सेंसरी ऑर्गन्स होता है, अंग यह क्या काम करती है, इसमें स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जिससे हम स्वाद लेते हैं। स्वाद लेने के लिए इसमें क्या पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात कर रहे हैं आपके बड़ी आंत के बारे में। लीवर के बारे में अपन ने पढ़ लिया, पैनक्रियाज के बारे में पढ़ लिया, आमाशय के बारे में पढ़ लिया, माउथ, दांत, जीभ, आपका छोटी आंत के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में। बात क्लियर हो गई। चलो हम बात कर रहे हैं बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत में क्या रहता है? इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इसको बड़ी आंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका व्यास होता है 4 से लेकर 6 सेंटीमीटर होता है और इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई छोटी आंत से कम होती है, छोटी आंत से कम होती है लंबाई, लेकिन इसका जो व्यास होता है इसका 4.6 सेंटीमीटर होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं बड़ी आंत। बात समझ में आ गई। इसके 3 भाग होते हैं, अंधनाल, बृहदांत, मलाशय। जो आपका बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत का अंधनाल भाग जो होता है वो छोटी आंत के पश्च क्षुद्रांश से जुड़ा रहता है। यानी कि छोटी आंत का जो जैसे ये आपकी ये छोटी आंत है यहाँ पे और ये आपकी बड़ी आंत है, तो इनके बीच में एक भाग जुड़ा रहता है। मतलब छोटी आंत का पश्च क्षुद्रांत और बड़ी आंत का अंधनाल, इनके बीच का एक भाग होता है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। बात समझ में आ गई। इससे हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं कृमि रूपी परिशोषिका। यही एक अविशेषी अंग होता है। यही एक कैसा अंग होता है?
अविशेषी अंग होता है, अविशेषी अंग होता है जिसका कोई काम नहीं रहता है। और एक उंगलीनुमा संरचना होती है, ये उंगलीनुमा संरचना होती है, इसका कोई काम नहीं रहता है, इसलिए इसे हम अवशेषी अंग बोलते हैं। इसका नाम होता है अपेंडिक्स, और अगर हिंदी में बोले तो कृमि रूपी परिशोषिका। ठीक है ना। ये कहाँ पाई जाती है? ये छोटी आंत का जो पश्च भाग होता है और बड़ी आंत का आगे वाला भाग के बीच में जो पाई जाती है। ठीक है ना। ये इसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स। बात क्लियर हो गई। अब इसमें जो बड़ी आंत की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा भाग होता है बृहदांत होता है। बृहदांत के 4 भाग होते हैं, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसफर कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन और सिग्मोइड कॉलोन। बात क्लियर हो गई। अब हम बात कर रहे हैं जैसे कि जो छोटी आंत से जो पाचन होके आता है वो कहाँ पे आ जाता है? बड़ी आंत में आ जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, इसमें कोई दिक्कत? अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो सिग्मोइड कॉलोन होता है यहाँ से ये जुड़ा रहता है आपके किससे? मलाशय से। इसके 4 भाग हो गए बृहदांत। अब ये किससे जुड़ा रहेगा? मलाशय से जुड़ा रहेगा, मलाशय से। यानी कि जो मल होता है मलाशय में जाके इकट्ठा हो जाता है। कहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है? मलाशय है। मलाशय का जो अंतिम भाग होता है, अंतिम भाग होता है, अंतिम भाग को क्या बोलते हैं अपन? अंतिम भाग को बोलते हैं अनल कैनल, अनल कैनल बोलते हैं। और अनल कैनल का अंतिम भाग होता है जिसको हम बोलते हैं गुदा या एनस। यानी कि ये वाला जो भाग होता है यहाँ पे इस टाइप का। ठीक है ना। तो जो मल होता है, मल मलाशय में इकट्ठा होके कहाँ पे जाके पहुँच जाता है? गुदा एनस के आसपास पहुँच जाता है, वो वहाँ से निकल जाता है। इसमें क्या रहता है? इसमें अवरोधनी पेशियाँ पाई जाती हैं। अवरोधनी पेशियाँ जो पाई जाती हैं, ये अवरोधनी पेशियाँ क्या काम करती हैं? गुदा की जो कोशिकाएं होती हैं उस पर जो छिद्र होता है, छिद्र को बंद व खुलने पर नियंत्रण रखती हैं। अवरोधनी जो कोशिकाएं पेशियाँ होती हैं, अवरोधनी जो पेशियाँ होती हैं, एनस का जो छिद्र होता है उस छिद्र को बंद और खुलने पर नियंत्रण रखती है। कौन रखती है? अवरोधनी पेशिकाएं। बात समझ में आ गई। एनस के द्वारा ही मल का त्याग किया जाता है, मल का त्याग किया जाता है एनस के द्वारा। इतनी बात क्लियर हो गई। मतलब हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद स्टोमच में गया, स्टोमच के बाद यकृत, पेंक्रियाज में गया नहीं, यहाँ से रस निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं। इसके बाद वह छोटी आंत में आ गया। छोटी आंत से जो मलाशय होता है, पाचन होने के बाद जो पचायुक्त भाग होता है जिसका पाचन हो जाता है वो हमारे ब्लड में मिल जाता है। और जो पचता नहीं है, जो पाचन होने के बाद जो बेकार पदार्थ बचता है जिसको अपन बोलते हैं मल, वो मल हमारे एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है, जिसको हम बाहर त्याग देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई इतनी बात। अब हम बात कर रहे हैं कुछ छोटे छोटे आंसर ले लेते हैं अपन, जिसमें ज़रूरी है। जैसे हम बात करेंगे शाकाहारी जो होते हैं, शाकाहारी के जो आहार नाल होता है, आहार नाल होता है बहुत लंबा होता है। मांसाहारी का कम होता है, छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो सेल्यूलोज होता है, क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज जो शाकाहारी होते हैं उसमें सेल्यूलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए लंबे आहार नाल की आवश्यकता होती है। बात समझ में आ गई। शाकाहारी में सेल्यूलोज की मात्रा अधिक होती है। सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए आहार नाल की लंबाई का होना अति आवश्यक है। सब दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पदार्थ, दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? सेल्यूलोज है। क्या है? सेल्यूलोज है। खरगोश में सेल्यूलोज का पाचन ना होने के कारण, खरगोश में, किसमें? खरगोश में सेल्यूलोज का पाचन नहीं हो
सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता है खरगोश में, इसलिए खरगोश क्या करता है, स्वयं के मल को वापस खा लेता है, वापस खा जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्वमल भोगिता, स्वमल भोगिता, स्वमल भोगिता कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। जो जीवित प्राणी होते हैं, जीवित प्राणी में आहार नाल की जो लंबाई होती है, जीवित लोग जो होते हैं आहार नाल की लंबाई होती है 5 से लेकर 6 मीटर में होती है। जो मृत हो जाता है, मर जाते हैं, उसमें आहार नाल की लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है ना, 7 से 8 हो जाती है। जीवित में 5 से लेकर 6 मीटर तक आहार नाल होता है, और जो मृत हो जाता है उसमें 7 से 8 मीटर लंबाई हो जाती है आहार नाल की, ठीक है ना। तो आहार नाल को शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। आहार नाल को जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है, रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आहार नाल को। तो इसमें हमने सीखा डाइजेस्टिव सिस्टम के पूर्ण रूप से कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या होता है। टॉपिक में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, और आने वाले वीडियो हम लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।